Hello friends, welcome to Law and Knowledge. Do like, share and subscribe. You can follow us on Instagram. The link is given below. Previous part में 7 में हमने डिस्कस किए थे सेक्शन 27 टू सेक्शन 30. सेक्शन 27 टू 30 में हमने देखा किस तरीके से जो है इंक्वायरीज रखी जाती है, किस तरीके से किसी लैंड का इंस्पेक्शन होता है. कलेक्टर जो है वो अपने केसेस किसी और को ट्रांसफ़र कर सकता है, किसी और के केसेस कलेक्टर ले भी सकता है. ये सब हमने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया था पार्ट 7 में. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे से आपको समझाया है और उसमें बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जो MPCJ में आपसे पूछे जा सकते हैं. आज जो है हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 4 में सेक्शन 31 टू सेक्शन 34. ठीक है. सेक्शन 31 बताता है कन्फरल ऑफ स्टेटस ऑफ कोर्ट ऑन बोर्ड एंड रेवेन्यू ऑफिसर्स. कन्फरल ऑफ स्टेटस, इसका मीनिंग है कि जो कोर्ट है वो अपना सम्मान, स्टेटस जो है वो किसी और को कन्फर कर रहा है, मतलब किसी और को ट्रांसफ़र कर रहा है. ऑन बोर्ड एंड रेवेन्यू ऑफिसर्स, जो रेवेन्यू कोर्ट है वो अपना सम्मान और अपना जो स्टेटस है वो किसको ट्रांसफ़र कर रहा है, रेवेन्यू बोर्ड और रेवेन्यू ऑफिसर्स को. द बोर्ड और रेवेन्यू ऑफिसर while exercising power under this code or any other enactment for the time being in force to inquire into or to decide any question arising for determination between the state government and any person or between the parties to any other proceeding shall be a revenue code. इसमें मेनली यही कहा गया है कि जो बोर्ड और रेवेन्यू ऑफिसर्स है जब अपने पावर एक्सरसाइज कर रहे होंगे या तो MPLRC एक्ट में या कोई और एक्ट में जो उस टाइम इन्फोर्समेंट में होगा, किस चीज़ के लिए, टू इंक्वायर इनटू और डिसाइड एनी क्वेश्चन अराइजिंग फॉर डिटर्मिनेशन. किसी भी क्वेश्चन को जो अराइज हो रहा है किसके बीच में, या तो स्टेट गवर्नमेंट और पार्टीज़ के बीच में या फिर किन्हीं दो पार्टीज़ के बीच में, जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए, इंक्वायर करने के लिए वो जो भी पावर एक्सरसाइज करेंगे वो वैसी ही होगी जो एक रेवेन्यू कोर्ट या कोर्ट को मिलती है. ठीक है. यहाँ पे रेवेन्यू कोर्ट ने बोला है कि जो बोर्ड और रेवेन्यू ऑफिसर है जब वो अपनी पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, वो जो झगड़ा है वो या तो स्टेट गवर्नमेंट और किसी इंसान के बीच में या फिर दो पार्टीज़ के बीच में, तो वो जो भी अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं पावर वो जो है वैसी ही होगी जैसे एक रेवेन्यू कोर्ट करता है, मतलब उनको वही पावर मिलेगी जो एक रेवेन्यू कोर्ट को मिलती है. इसीलिए लिखा है कन्फरल ऑफ स्टेटस ऑफ कोर्ट ऑन बोर्ड एंड रेवेन्यू ऑफिसर. ठीक है. इसमें यही लिखा है. नाउ मूव ऑन टू सेक्शन 32. इनहेरेंट पावर ऑफ रेवेन्यू कोर्ट. अच्छा, इनहेरेंट का मतलब आप समझिए, जब हम मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ पढ़ते हैं तो उसमें भी इनहेरेंट पावर के बारे में बताया जाता है. इनहेरेंट के मतलब जो आपको पुरानी मिली हुई है, जैसे बोलते हैं ना कि कोई डिसीज़ है तो वो इनहेरेंट है, मतलब हमको अपने पूर्वजों से हुई है. उसी तरीके से इनहेरेंट पावर है कि वो रेवेन्यू कोर्ट को पहले से ही मिली हुई है. नथिंग इन दिस कोर्ट शैल बी डीम्ड to limit or otherwise affect the inherent power of the revenue court to make such order as may be necessary for the end of justice or to prevent the abuse of the process of court. इसका मतलब है कि जब किसी दो पक्षों के बीच में कोई लड़ाई है या कुछ भी है उसको सॉल्व करते वक्त, और जब एक एंड ऑफ जस्टिस पे पहुंचना है, मतलब जो न्याय है उसको पाने के लिए कोई भी ऐसा काम अगर कोर्ट करती है तो वो जो है कोर्ट की इनहेरेंट पावर को लिमिट नहीं करेगा. नथिंग इन दिस कोर्ट शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अदरवाइज इफेक्ट द इनहेरेंट पावर ऑफ रेवेन्यू कोर्ट. कोई भी ऐसा काम जो अगर जस्टिस को पाने के लिए कोर्ट कर रही है तो इस कोड में अगर वो बात नहीं भी लिखी गई है तो भी वो पावर कोर्ट को मिलेगी, और उसको बताया गया है कि वो लिमिट या उसको मतलब लिमिट नहीं कर रही और अफेक्ट नहीं करेगी फॉर द एंड ऑफ जस्टिस. और वो जो अगर काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं ताकि न्याय मिले और जो प्रोसेस होती है कोर्ट की उसको कोई एब्यूज़ ना करे. इसमें दो मेन पॉइंट है.
for the end of justice or to prevent the abuse of the process of court. End of justice, prevent abuse of the process of court. इन दो चीज़ों से बचने के लिए या इनको पाने के लिए जो काम अगर रेवेन्यू कोर्ट कर रही है तो, और वो MPLRC एक्ट में अगर नहीं लिखा गया है तो ऐसा नहीं है कि उनके वो पावर्स के बाहर जा रहे. इसमें लिखा है कि नथिंग इन दिस कोर्ट शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अदरवाइज अफेक्ट द इनहेरेंट पावर ऑफ द रेवेन्यू कोर्ट. कोई भी ऐसा ऑर्डर करने के लिए जो नेसेसरी है, एक तो है एंड ऑफ जस्टिस के लिए और प्रिवेंट द एब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट. इन दोनों को पाने के लिए अगर कोई ऑर्डर करती है रेवेन्यू कोर्ट तो वो जो कोर्ट की इनहेरेंट पावर होती है उसको जो है लिमिट के बाहर नहीं ले जाएगी. सेक्शन 32 में से अगर MPCJ की एग्ज़ाम है तो आपको एक MCQ में एक ये क्वेश्चन बन सकता है कि कब जो है इनहेरेंट पावर लिमिट नहीं होगी. तो उसमें 2 पॉइंट आएंगे, फॉर द एंड ऑफ जस्टिस एंड टू प्रिवेंट द प्रोसेस, टू प्रिवेंट एब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट. ये 2 पॉइंट जो है ये आपसे MCQ में पूछे जाते हैं, फॉर द एंड ऑफ जस्टिस, टू प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ एब्यूज ऑफ कोर्ट. ठीक है, आपको सेक्शन 32 समझ आया. अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 33. पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ पर्सन एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड टू रिसीव एविडेंस. रेवेन्यू ऑफिसर्स जो थे उनकी क्या क्या पावर्स है पर्सन की अटेंडेंस के लिए, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए एंड टू रिसीव एविडेंस. जिस तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट में भी कमिश्नर्स वगैरह के काम होते हैं कि अगर कोई केस है तो उससे रिलेटेड उनको एविडेंस चाहिए होते हैं, डॉक्यूमेंट्स, फैक्ट चाहिए होते हैं, कौन कौन पर्सन उसमें इन्वॉल्व हैं, उनको अगर कोर्ट बुलाती है समन करके तो वो सब भी अपन को चाहिए होता है कलेक्टर्स और पुलिस ऑफिसर्स को. तो उसी तरीके से रेवेन्यू ऑफिसर्स को भी ये पावर्स होती है कि अगर कोर्ट किसी को समन भेजती है तो वो उनको बोले कि आप हाजिर होए, जो डॉक्यूमेंट्स है, जो फैक्ट है केस से रिलेटेड उन सब का प्रोडक्शन करें और जो एविडेंस है उनको रिसीव करें. इसका सब सेक्शन 1 बताता है. सेक्शन 33 सब सेक्शन 1 सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 132 एंड 133 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर. अब इसमें 2 सेक्शंस की ओर बात कही गई है, 132 और 133. ये है CPC के सेक्शन, इनको अपन आगे डिस्कस करते हैं. पहले अपन एक मेन पॉइंट समझ लेते हैं. सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 132 एंड 133 ऑफ द CPC 1908 एंड 2 रूल्स मेड अंडर सेक्शन 258. जो MPLRC का सेक्शन है 258 जो कि है जनरल रूल्स टू मेक इंक्वायरीज. ये अपन बाद में कवर करेंगे जब वो सेक्शन आएगा. एवरी रेवेन्यू ऑफिसर एक्टिंग एज अ रेवेन्यू कोर्ट शैल हैव पावर टू टेक एविडेंस टू समन एनी पर्सन. अब इसमें बताया गया है कि जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उनको पावर है कि वो एविडेंस ले सके, किसी पर्सन को जिसको समन से बुलाया गया है उसकी अटेंडेंस को कंसिडर करे और जो भी नेसेसरी होता है किसी पार्टी को एग्जामाइन करने के लिए, एविडेंस देने के लिए, विटनेस प्रोड्यूस करने के लिए, वो सब काम जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर्स कर सकते हैं जो इस MPLRC एक्ट में बताए गए हैं या फिर किसी और इनेक्टमेंट में या किसी और लॉ में जो उस टाइम इन्फोर्समेंट में होगा. ये अपन ने सेक्शन 31 में पढ़ लिया है कि किस तरीके से रेवेन्यू कोर्ट जो है अपना स्टेटस कन्फर करती है रेवेन्यू बोर्ड को और रेवेन्यू ऑफिसर को. वही बात लिखी है कि एवरी रेवेन्यू ऑफिसर एक्टिंग एज अ रेवेन्यू बोर्ड. जो रेवेन्यू ऑफिसर एक रेवेन्यू कोर्ट की तरह काम कर रहे हैं उनको पावर है टू टेक एविडेंस, to summon any person, to be examined a party, to give evidence as a witness, to produce any document for the purpose of any inquiry or case arising under this code or any other enactment for the time in force. इसमें लिखा है कि एक जो पर्सन है रेवेन्यू ऑफिसर है जो कि रेवेन्यू कोर्ट की तरह काम कर रहा है उसको वो सारी पावर्स है जो एक कोर्ट को होती है. जैसे कि किसी पर्सन को समन करके बुलाया है तो उसको कंसिडर करना, एविडेंस लेना, डॉक्यूमेंट्स लेना, किसी को एग्जामिन करना है और भी जो भी उनको अगर किसी से कुछ क्वेश्चन करना है तो वो कर सकते हैं. बट इसमें एग्जेम्पशन दे रखी है किसकी, सेक्शन 132 एंड 133 ऑफ CPC. अब अपन इसमें देख लेते हैं. मेनली ये पावर एक रेवेन्यू ऑफिसर्स को होती है किसी को भी क्वेश्चन करने के लिए. बट ये जो है सेक्शन 132 और 133 ऑफ CPC ये इससे अलग हटा रखे हैं, मतलब यहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर्स को वो पावर नहीं है. देख लेते हैं सेक्शन 132 और 133 CPC का क्या है.
सेक्शन 132 ऑफ CPC, एग्जेम्पशन ऑफ सर्टन वुमन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस। इसमें बताया है जो कोई वुमेन्स होती है जिनको पर्सनल अपीयरेंस से एग्जेम्पशन है, मतलब उनका कल्चर जो है, जो पर्दा नशीन औरत होती है उसको मतलब बोला जाता है कि आप पर्सनली कहीं पे अपीयर नहीं हो सकते। उनका समाज जो है, उनके जो कस्टम है, रिचुअल्स है, वो उनको अलाउ नहीं करते हैं कि आप पर्सनली बाहर आ सके और आप जाके और किसी के सामने कुछ बोल सके। उनको इससे एग्जेम्प्ट कर रखा है। नॉर्मली रेवेन्यू ऑफिसर्स को सारी पावर से जो है, कोर्ट को है, वो किसी को एग्जामिन कर सकता है, एविडेंस ले सकता है, फैक्ट ले सकता है, सब कुछ कर सकता है। बट ये जो सेक्शन 132 और 133 है उस पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। 132 और 133 को अलग कर रखा है। इसमें सबसेक्शन 1 बताता है वुमेन हु अकॉर्डिंग टू द कस्टम एंड मैनर्स ऑफ द कंट्री ought not to be compelled to appear in public shall be exempted from personal appearance in court। कोर्ट ने किसी को भेजा है, ऑर्डर का समन भेजा है कि आपको आना है और अपनी गवाही देना है, बट अगर वो वुमेन ऐसी है जिसको कस्टम्स या मैनर्स ऑफ द कंट्री, कस्टम से या कंट्री के रिचुअल्स से उनको मना कर रखा है कि आप पब्लिक में अपीयर नहीं हो सकते हो, तो वो जो लेडी है वो अपीयर नहीं करेगी, उसको पर्सनल अपीयर से वो एग्जेम्प्टेड है। ये चीज़ उससे अलग है, ठीक है। तो नॉर्मली रेवेन्यू ऑफिसर्स जो है वो किसी को समन भेज सकते हैं, बुला सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, एविडेंस ले सकते हैं, वो सारे काम कर सकते हैं जो एक रेवेन्यू कोर्ट करता है। बट जो एक औरत है जो पर्दा नशीन है और जिसके कस्टम और रिचुअल्स उसको अलाउ नहीं करते हैं पर्सनली अपीयर होने के लिए पब्लिक में, तो वो एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 132 ऑफ CPC, nothing herein contained shall be deemed to exempt such woman from arrest in execution of civil process in any case in which the arrest of woman is not prohibited by this court। इसमें लिखा है कि जैसे सबसेक्शन 1 में बताया कि वो जो लेडी है वो आके गवाही नहीं दे सकती है, वो पब्लिक अपीयरेंस नहीं कर सकती, बट अगर उसके खिलाफ आ गया है अरेस्ट वारंट और अगर ये जो CPC कोड है उसको मना नहीं करता है अरेस्ट करने से, तो जो है रेवेन्यू ऑफिसर जाके उसको अरेस्ट कर सकते हैं। उसको CPC ने मना किया है कि आप पर्सनली अपीयर नहीं हो, पर CPC ने ये मना नहीं किया कि अगर तुमने कोई गुनाह किया तो तुमको अरेस्ट भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर उसने कोई गुनाह किया है और उसका अरेस्ट का निकला है तो उसको जाके अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 132 को अपने जो सेक्शन 33 था उसका सबसेक्शन 1 है उसमें इसको एक्सेप्शन के रूप में डाला है कि नॉर्मली रेवेन्यू ऑफिसर्स को पावर होती है कि वो किसी को भी एग्जामिन कर सकते हैं, बट जो सेक्शन 132 है CPC का वो जो है एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम सेक्शन 33, ठीक है। इसका नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 133 ऑफ CPC, उसमें 2 सेक्शन एग्जेम्प्टेड थे, 132 एंड 133 ऑफ CPC। सेक्शन 133 बताता है एग्जेम्पशन ऑफ अदर पर्सन। एक तो हो गई वो पर्दा नशीन औरत जिसके कस्टम और रिचुअल्स उसको अलाउ नहीं करते कि आप पर्सनली कोर्ट में या पब्लिक में जाके आप अपीयर हो सके। अब वो लोग हैं जो वापस से इस चीज़ से एग्जेम्प्टेड है। द फॉलोइंग पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू एग्जेम्पशन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस इन कोर्ट, नेमली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, मिनिस्टर ऑफ यूनियन, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द गवर्नर ऑफ स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। ये कुछ लोग हैं जिनको कोर्ट जो है समन करके पर्सनली अपीयर होने को नहीं बोलती है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, मिनिस्टर ऑफ यूनियन, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द गवर्नर्स ऑफ स्टेट, द स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, द चेयरमैन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, द जजेस ऑफ हाई कोर्ट, द पर्सन टू होम सेक्शन 87B अप्लाइज, ठीक है। तो इसमें ये पॉइंट बोले गए हैं कि 132 और 133 जो है एग्जेम्प्टेड है, इनको पर्सनली अपीयर नहीं होना है, इनसे रेवेन्यू ऑफिसर क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं जब तक वो जो एक्ट है वो अलाउ ना कर दे। अगर अरेस्ट का वारंट निकला है तो आप जाके अरेस्ट करेंगे, बट आपको पर्सनली उनको कोर्ट में बुलाने का हक नहीं है। एक तो पर्दा नशीन औरत और एक ये सारे प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस, मिनिस्टर्स, ये जो भी लिस्ट है ये सारे आएंगे। इसका सबसेक्शन 2 जो है सेक्शन 133 सबसेक्शन 2 ओमिटेड हो चुका है। सबसेक्शन 3 बताता है वेयर एनी पर्सन क्लेम्स द प्रिविलेज ऑफ सच एग्जेम्पशन and it is consequently necessary to examine him by commission
ही शैल पे द कॉस्ट ऑफ दैट कमीशन अनलेस द पार्टी रिक्वायरिंग हिज एविडेंस। ओके, इसमें बोला है कि अगर कोई पर्सन है वो एग्जेम्प्टेड है, मान लीजिए कोई मिनिस्टर है स्टेट का, वो एग्जेम्प्टेड है, वो अलाउ नहीं है कि आप उसको पर्सनली अपीयर होने के लिए बोले। बट अगर कमीशन को लगता है, अब ये पर्सन है, इसको आप पर्सनली अपीयर होने के लिए नहीं बोल सकते, बट कमीशन को लगता है कि नहीं, इसको एग्जामिन करना ज़रूरी है इस केस से रिलेटेड, तो ये जो कमिश्नर जो है ये एक कमीशन बिठाएगा इसको एग्जामिन करने के लिए। रेवेन्यू ऑफिसर्स जो है एक कमीशन बनाएंगे इसको एग्जामिन करने के लिए, तो वो जो भी कॉस्ट होगी कमीशन बनाने की वो इनको पे करनी, क्योंकि इनकी वजह से पर्सनली वो चीज़ की गई है। ठीक है, समझ आया। सेक्शन 132 और सेक्शन 133 जो है वो सेक्शन 33 ऑफ MPLRC के सब सेक्शन 1 में से एग्जेम्प्टेड है। सेक्शन 33 जो है MPLRC का वो आपको मेंस में पूछा जा सकता है सिविल जज में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सेक्शन है जिसमें बहुत सारे एग्जेम्पशंस भी है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लिखने में बहुत अच्छे से अपन लिख सकते हैं, तो ये क्वेश्चन जो है अराइज हो सकता है। ओके, सेक्शन 33 सब सेक्शन 2, नो पर्सन शैल बी ऑर्डर टू अटेंड इन पर्सन अनलेस ही रिसाइड्स। मतलब इसमें लिखा है किसी भी पर्सन को अटेंडेंस के लिए नहीं बुलाया जाएगा अनलेस, ठीक है, किसी पर्सन को बुलाया नहीं जाएगा, पर अगर सब सेक्शन 2 का फर्स्ट पॉइंट है अनलेस ही रिसाइड्स within the limit of a tahsil if revenue officer acting as a revenue officer is a नायब तहसीलदार and in case of any other revenue officer within the local limits of his jurisdiction। इसमें बताया गया है कि ये जो एक तहसील है या तो वो उस तहसीलदार की जुरिस्डिक्शन में रहता है या रेवेन्यू ऑफिसर की जुरिस्डिक्शन में रहता है, तो उसको आना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे किसी और पर्सन को नहीं बुलाएंगे, पर अगर वो लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन में रह रहा है तो उसे बुलाया जाएगा। इसका सेकंड पॉइंट बोलता है विदाउट सच लिमिट बट एट अ प्लेस लेस देन 50 माइल्स। ओके, मतलब वो लोकल लिमिट्स में नहीं है, बट वो जहाँ रहता है और जहाँ कोर्ट है, जहाँ रहता है और जहाँ कोर्ट है वो बस 50 माइल्स ही अवे है, तो उसे बुलाया जाएगा। एंड वेयर देयर इज अ रेलवे कम्युनिकेशन और अदर इस्टेब्लिश पब्लिक ट्रांसपोर्ट for 5/6 of the distance between the place where he reside and the place where he is summoned to attend। मतलब समझिए कि एक तो ये हो गया कि वो जहाँ रहता है और यहाँ कोर्ट है, इसका जो 5th 6th एरिया जो है जो उसको ट्रैवल करना है वो या तो रेलवे से कम्युनिकेशन का है या फिर वो एक पब्लिक कन्वीनियंस मिल सकता है, तो भी उसको आना पड़ेगा, या फिर लेस देन 200 मील्स होगा। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट मेन बताए गए कि किसी भी पर्सन को समन नहीं किया जाएगा, बट अगर वो लोकल जुरिस्डिक्शन में रहता है तहसीलदार के या रेवेन्यू ऑफिसर के तो उसे बुलाया जाएगा, या फिर वो 50 माइल्स के डिस्टेंस में रहता है तो बुलाया जाएगा, या फिर उसका जो एरिया है वो 5/6 जो है वो किसी पब्लिक कन्वीनियंस से कवर हो रहा है तो उसे बुलाया जाएगा, या फिर जो है ये जो टोटल डिस्टेंस है ये 200 माइल्स का ही होगा तो उसे बुलाया जा सकता है। ठीक है, ये 200 माइल्स का डिस्टेंस है, इसका 5/6 जो है वो पब्लिक कन्वीनियंस से कवर हो रहा है तो उसे बुलाया जाएगा। ठीक है, सेक्शन 33 सब सेक्शन 2 हमने पढ़ लिया है। ठीक है, सेक्शन 33 सब सेक्शन 3, सेक्शन 33 का सब सेक्शन 1 पढ़ लिया है जिसमें आप किसी को भी बुला सकते हैं, बट उसमें से एग्जेम्प्टेड है 132 और 133 ऑफ CPC। सब सेक्शन 2 में पढ़ा कि वो लोकल लिमिट में होना चाहिए या फिर उसका डिस्टेंस जो है 5th 6th पब्लिक कन्वीनियंस से कवर होना चाहिए और वो सब था। अब सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 33, एनी पर्सन प्रेजेंट मे बी रिक्वायर्ड बाय एनी सच रेवेन्यू ऑफिसर टू गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट देन एंड देयर इन हिज पोजेशन और पावर। इसमें बोला गया है कि वो सब तो था कि किसको बुलाना है, कौन आ सकता है, नहीं आ सकता, बट जो आ गया है, जिसको समन भेजा था और आ गया है, वो पर्सन जो है कंपेल है रेवेन्यू ऑफिसर को, वो पर्सन जो है कंपेल है रेवेन्यू ऑफिसर को जो भी वो क्वेश्चन पूछता है उसके आंसर करने के लिए, एविडेंस प्रोड्यूस करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स और फैक्ट देने के लिए। ठीक है, वो भी किसके पोजीशन और पावर में, रेवेन्यू ऑफिसर्स के। एनी पर्सन प्रेजेंट may be required by any such revenue officer to give evidence or to produce any document and there is in possession in his power। ठीक है, इस पर्सन को जो है जो जिसको समन भेजा था और वो आ चुका है तो उसको एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे रेवेन्यू ऑफिसर्स के पोजीशन और पावर में।
सेक्शन 33 सब सेक्शन 4, इसमें 4 सब सेक्शन है, इसमें से 3 हमने कवर कर लिया है, अब चौथा। एवरी सच रेवेन्यू ऑफिसर शाल हैव पावर टू इशू अ कमीशन टू एग्जामिन एनी पर्सन हु इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम attending court or who cannot be ordered to attend in person or is unable to attend an account of sickness or infirmity। मान लीजिए कि कोई ऐसा पर्सन जो एग्जेम्प्टेड है, जैसे पर्दा नशीन औरत थी, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ये जो एग्जेम्प्टेड है, इनको एग्जामिन करने के लिए जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो एक कमीशन को भेजेगा इन लोगों को एग्जामिन करने के लिए। रेवेन्यू ऑफिसर्स जो है एक कमीशन बनाएंगे और इनके पास भेजेंगे इन कमीशन को इनको एग्जामिन करने के लिए। या फिर कोई पर्सन बीमार है या उसे कोई बीमारी है तो और ये जो कॉस्ट होगी वो इन्हीं को बियर करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें लिखा है सेक्शन 33 के 4 सब सेक्शन थे। फर्स्ट में था कि हम बुला सकते हैं सभी को, बट कुछ लोग एग्जेम्प्टेड है, वो थे 132 और 133 ऑफ CPC। उसके बाद इसमें बोला गया था कि उनको आना पड़ेगा जो लोकल जुरिस्डिक्शन में है या जो 50 माइल्स में है या 5th 6th एरिया कवर करे। ठीक है, इसमें बोला गया था कि अगर कोई पर्सन समन करते हैं और वो आ जाता है तो उसको एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। 4th में बताया कि कोई नहीं आ पाता है तो उसके लिए रेवेन्यू ऑफिसर्स जो है एक कमीशन इशू करेंगे और उनको जाके एग्जामिन करेंगे। ठीक है, सेक्शन 33 फिनिश होता है। ये MPCG के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये एक बहुत बड़ा सेक्शन है। ठीक है, अब सेक्शन 34 कंपेलिंग अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। ठीक है, जो विटनेस है उनकी अटेंडेंस को कंपेल करेंगे। इफ एनी पर्सन ऑन हुम अ समन टू अटेंड एज विटनेस और टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट हैज बीन सर्व फॉल टू कंप्लाई विद द समन द ऑफिसर बाय हुम द समन हैज बीन इशूड अंडर सेक्शन 33 में। मतलब ये समझिए आप कि जिसके खिलाफ सेक्शन 33 में बोला गया है कि आपको आना है और अपनी अटेंडेंस देनी है, जिसको समन भेजा गया था कि आपको आके अपनी अटेंडेंस दे दी, बट वो इंसान नहीं आता है, तो रेवेन्यू ऑफिसर क्या कर सकते हैं? एक तो वारंट इशू कर सकते हैं अरेस्ट का, उसको बोल सकते हैं कि आप सिक्योरिटी फर्निश करो कि आप आओगे, मतलब फॉर द अपीयरेंस, ऑर्डर हिम टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर अपीयरेंस, मतलब उसकी कुछ चीज़ अपन अपने पास रखेंगे, सिक्योरिटी रखेंगे, जिसको लेने के लिए वापस आएगा तो उसको वो देना पड़ेगा। या फिर उस पर एक फाइन लगाए जो नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज़। ठीक है, 3 चीज़ें हैं। किसी को बुलाया था कि आपको आना है, अपना अटेंडेंस देना है, कोर्ट में समन भेजा था, बट वो इंसान नहीं आता है तो उसके खिलाफ वारंट इशू किया जा सकता है। उसको बोलेंगे कि आप कोई सिक्योरिटी दे हमें, या फिर उसके खिलाफ फाइन लगाया जा सकता है जो कि 1000 के अंदर अंदर होगा। ठीक है, अपन ने ये सब पढ़ा है। आज हमने कवर किया है सेक्शन 31 टू सेक्शन 34 तक। ठीक है, इसमें 33 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप अच्छे से पढ़िए। आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो अस ऑन Instagram। थैंक यू, बाय।